नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस स्टेट से पढ़ता के यूट्यूब मंच पे। दोस्तों, महाराष्ट्र के भीतर गजब की राजनीति हो रही है। एक ऐसी राजनीति, एक ऐसी सरकार जिसमें दो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी को तोड़कर पार्टियों की असली पार्टी का मान्यता दिलाकर और फिर बागी गुट ही जब असली हो गया तो उस असली गुट के साथ गुवाहाटी मॉडल की तरह जो सरकार महाराष्ट्र में बनाई गई, सरकार के दिन पूरे होने की करीब हो गई है। अब विधानसभा चुनाव महाराष्ट्र के करीब आ रहा है और एक ऐसी सरकार, एक ऐसी विधानसभा जिसमें 80 घंटे की सरकार देवेंद्र फडणवीस ने सबसे पहले बनाई, 32 महीने की सरकार उद्धव ठाकरे ने बनाई और फिर उसके बाद के शेष कार्यकाल के लिए यानी 32 महीने और 80 घंटे को अगर छोड़ दे तो करीब 60 महीने के कार्यकाल में बचे हुए कार्यकाल के लिए एक ऐसी सरकार जो तोड़फोड़ के जरिए महाराष्ट्र में बनी, वो एकनाथ शिंदे ने बनाई। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अगले 2-3 महीने के बाद होनी है तो गठबंधन का चेहरा कौन होगा महाराष्ट्र के भीतर, यानी सीएम चेहरा कौन होगा? जो गठबंधन का चेहरा होगा वही नेता होगा, उसी के नेतृत्व में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, उसका नेता देवेंद्र फडणवीस 2 बार के मुख्यमंत्री, जिनका प्रमोशन होने की बजाय डिमोशन हो गया महाराष्ट्र में, वो मुख्यमंत्री के बाद उप मुख्यमंत्री बन गए, सीएम के बाद डिप्टी सीएम बन गए और बीजेपी के लोगों की अपना सीएम देखने की चाहत धरी की धरी रह गई। अजित पवार जो शरद पवार के भतीजे हैं, अपने चाचा की पार्टी एनसीपी को तोड़ करके लाए और उस पार्टी के भीतर आने के बाद एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनने के बाद उनका ये दर्द भी सार्वजनिक तौर पे झलक उठा कि उनके बच्चे भी उनसे पूछ बैठते हैं कि डिप्टी सीएम कब तक आप बनते रहेंगे। प्रमोशन की आकांक्षा दरअसल अजित पवार को भी है, लेकिन दरअसल एकनाथ शिंदे को रहते हुए किसका प्रमोशन होगा महाराष्ट्र के भीतर? सबसे बड़ी बात, जनता इस गठबंधन को, जिसको इस इंडिया अलायंस के सामने खड़े एनडीए गठबंधन के क्षेत्रीय स्वरूप यानी महायोगी 3 पहिए वाली जो सरकार है, एकनाथ शिंदे के नाम पे सरकार चलेगा क्या महाराष्ट्र में? कुछ तो जो आंकड़ा आता है वो तो यही कह रहा है। बजट डॉक्यूमेंट्स के अंदर मुख्यमंत्री शब्द का जो प्रयोग किया गया उससे साफ जाहिर होता है कि एकनाथ शिंदे सत्ता के शीर्ष पद से अपना दावा छोड़ने को तैयार ही नहीं। उनकी पार्टी के विधायक संजय करके कोई एक विधायक, उनका भी मानना है कि मुख्यमंत्री का पद एकनाथ शिंदे के पास ही रहना चाहिए और एकनाथ शिंदे के चेहरे पर ही महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव होना चाहिए, क्योंकि वही जीत दिला सकते हैं। शिंदे गुट के लोगों के जो दावे हैं उसके पीछे एक तर्क है कि एनडीए गठबंधन, जिसको महायोगी महाराष्ट्र के भीतर कहते हैं, उस महायोगी में जो भी दल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे 2024 में, सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट एकनाथ शिंदे का था। भारतीय जनता पार्टी 28 सीट लड़ रही थी, जीती केवल और केवल 1/3 से भी कम सीट यानी 9 सीटें। शिंदे की पार्टी करीब 50% सीटें जीती, 15 में 7 सीटें और सबसे कम 25% के करीब का स्ट्राइक रेट 4 सीटों पर लड़कर केवल 1 सीट जीतने वाली अजित पवार का रहा 2024 का लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के भीतर। लेकिन अजित पवार की पार्टी भी अंदर खाने इस कोशिश में लगे हुए हैं कि शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए या ये मामला ऊपर रखा जाए, कोई नेता बेस नहीं किया जाए। और उस रणनीति के पीछे कारण एक यही होता है कि एक तो उनकी पार्टी का प्रदर्शन क्या होगा, सीटें कितने मिलेगी लड़ने को, और जो लड़ने को सीटें मिलेगी वहां पर भी लोकसभा 2024 जैसे नज़ारा कुछ तो नहीं होगा। ये बहुत सारे सवाल है महाराष्ट्र की राजनीति में, क्योंकि उन्हें वही सीटें ज़्यादातर मिलेगी जहां पर उन्हें उनके चाचा शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ रही होगी। और महाराष्ट्र की जनता के बीच आज भी महाराष्ट्र के भीतर 2 ही नेता है, पार्टी भूल जाइए आप, नेता 2 ही है, एक शरद पवार और एक उद्धव ठाकरे। इन्हीं दोनों के आसपास पूरे पार्टी रिवॉल्व करती है और राजनीति महाराष्ट्र की चलती है। पार्टियों के नाम पर आपको कई पार्टियां मिली, मोटे मोटे तौर पे 6-7 पार्टियां, एनसीपी के 2 गुट, शिवसेना के 2 गुट, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें भी जीती, लेकिन कांग्रेस अभी भी राज्य के भीतर नेता विहीन पार्टी है, चेहरा विहीन पार्टी है। लेकिन आज कांग्रेस या शरद पवार या उद्धव ठाकरे की बात आज नहीं करने वाले हैं। दरअसल शरद पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टियों से टूट करके जो आई है पार्टी, उसकी बात कर रहे हैं। और उन पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जब अंतिम दौर में अपने पहुंच रहा है, यानी ये कहे कि इस विधानसभा के कार्यकाल के अंतिम दौर में पहुंच रहा है, तो सवाल मौजूद हो जाता है कि सवाल भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तो नरेंद्र मोदी के साथ या नरेंद्र मोदी के चेहरे पे वोट मांगती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाकर कहती हैं योगी है उपयोगी, यूपी प्लस योगी, उसे उपयोगी कह करके संबोधित करते हैं।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, यानी दिल्ली के भीतर चुनाव होगा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर, बिहार में चुनाव होगा तो बिहार में बाहर हो नीतीश कुमार हो उस चेहरे पे होगा। लेकिन वहीं चुनाव जब महाराष्ट्र के विधानसभा में का होगा तो वहां की स्थिति क्या होगी और वहां की कौन सी स्थिति होगी, कौन सा चेहरा होगा, गठबंधन का चेहरा कौन होगा, बिसात किसके चेहरे के सहारे बिछेगी महाराष्ट्र के भीतर, यहाँ वहां की भारतीय जनता पार्टी के भीतर। यानी भारतीय जनता पार्टी के भीतर का एक खेमा ये नहीं चाहता कि देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पर महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। देवेंद्र फडणवीस स्वाभाविक सी बात है कि 2 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 5 साल और 80 घंटे के। वो चाहेंगे कि तीसरी बार भी चाहे 80 घंटे के लिए मिले या 5 साल के लिए मिले, उन्हीं का चेहरा सामने लगा करके महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव लड़ा जाए। आखिर भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक मराठा लॉबी भी है। हालांकि मराठा वोटर जो आमतौर पर शरद पवार की पार्टी के साथ जुड़ता है, कुछ हद तक वो कांग्रेस पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टियों के साथ है। लेकिन जो मराठी वोटर है, जो मराठी भाषी वोटर है, उन मराठी भाषी वोटरों के भीतर सबसे बड़ा ग्लैमर अगर है, मराठा समुदाय के बाहर के भी जो मराठी भाषी लोग हैं, उनकी जाति समुदाय और धर्म कोई भी हो, उनमें सबसे बड़ा ग्लैमर जो है उद्धव ठाकरे का होता है। और उसी ग्लैमर को कम करने के लिए एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो 7 सीटें जीत करके आई है लोकसभा चुनाव 2024 में, वो अपने आप को सत्ता के सबसे बड़े दावेदार के तौर पर कम से कम मोदी के दौर में देख ही रही है। ये अलग बात है महाराष्ट्र की जनता दिख रही है नहीं दिख रही है, जो स्थानीय पत्रकार को माने या खबरें जो निकल के आ रही है, उसके आगे जो लोकसभा चुनाव 2024 का जो नतीजा है उससे साफ होता है कि महाविकास अघाड़ी जो इंडिया गठबंधन का क्षेत्रीय स्वरूप है महाराष्ट्र के भीतर, वो सत्ता के बेहद करीब पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि युद्ध में, क्रिकेट मैच में, राजनीति में जब तक आखिरी गेंद नहीं फेंक दी जाए, जब तक आखिरी पाला नहीं फेंक दिया जाए, जब तक आखिरी दौर का मतदान नहीं हो जाए, तब तक नतीजों के बारे में मुतमईन होकर के कुछ भी कहना मुश्किल है। यहाँ तो एग्जिट पोल भी फेल हो जाता है। एग्जिट पोल पास हो या फेल हो, महाविकास अघाड़ी के पीछे जितने भी खेल चल रहे हैं बहुत सारे उसके अंदर आ चुके हुए हैं। एक कारण कि मराठा आंदोलन को लेकर के एक विषाद विचु एकनाथ शिंदे को लगता है कि वो मराठा हैं, मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, तो उनके मुख्यमंत्री के चेहरे पे हो सकता है कि मराठा वोटर रिझ जाए और अंततः शरद पवार और उद्धव ठाकरे को छोड़ करके एकनाथ शिंदे के साथ आ जाए। हालांकि इस बात की गुंजाइश बहुत कम दिखती है। हालांकि सत्ता में जो नेता बैठे होते हैं उनको उम्मीद तो होती है, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, उम्मीद तो कायम रहनी चाहिए। लेकिन एकनाथ शिंदे भी उम्मीद पाल सकते हैं। अजित पवार को ऐसा लगता है कि अगर ये क्वेश्चन ओपन छोड़ दिया जाए, यानी कोई चेहरा घोषित नहीं किया जाए, तो फिर लॉटरी भंग असेंबली के स्थिति में उनकी भी लग सकती है। बीजेपी के दूसरे नेताओं को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे करने से मराठा वोटर छिटक सकते हैं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस को लगता है कि गैर मराठी वोटर को अपने नाम पर ला सकते हैं। अब बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि देवेंद्र फडणवीस को अगर एक बार फिर मौका दिया गया महाराष्ट्र में, तो नरेंद्र के बाद देवेंद्र की स्थिति तो कहीं पैदा नहीं करेंगे। ये तमाम सारे सवाल एक ऐसे दौर में है जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष पर गुजरात से आने वाले लोग हावी हैं। और ऐसे में महाराष्ट्र के कई प्रोजेक्ट को उठा करके गुजरात ले जाने का आरोप बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर और दिल्ली की सत्ता में बैठे हुए लोगों के ऊपर लगता रहा। शायद यही वो बड़ा कारण था कि गुवाहाटी मॉडल के बाद जब सभी उम्मीद कर रहे थे कि सरकार तो देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में ही बनेगी, अचानक ही वो सरकार एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बनाने का फरमान जारी हो जाता है। और उस फरमान के बाद बहुत मुश्किल से देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बनने के लिए तैयार किया जाता है। एक और नागपुर संघ आरएसएस की भूमिका, दूसरी तरफ दिल्ली बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की भूमिका, वहीं तीसरी और मुंबई और मराठा लॉबी उसकी भूमिका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर जगह डोमिनेंट कम्युनिटी को क्यों किनारे करके राजनीति करना चाहता है। महाराष्ट्र के भीतर भी सबसे पहले 2014 के दौरान यही किया था, जब देवेंद्र फडणवीस को चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का बनाया था। लेकिन उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री बनने के बाद और उनके द्वारा सत्ता चलाए जाने को लेकर के एक सकारात्मक प्रतिक्रिया यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों में देखने के बाद बीजेपी को ऐसा लगने लगा कि देवेंद्र फडणवीस के चेहरे से काम नहीं चलेगा। तो ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के चेहरे से काम नहीं चलेगा तो मराठा चेहरा ही लाना होगा, और वो मराठा चेहरा एकनाथ शिंदे का लाए।
अब ऐसा शिंदे को लगता है कि बीजेपी के इस कमजोर नस को जितना हो सके कि उनसे बड़ा मराठा नेता पूरे महायुद्धि में यानी महाराष्ट्र के भीतर एनडीए का जो स्वरूप है, उस मौजूदा एनडीए में एक नाथ शिंदे कैंप को ऐसा लग रहा है कि शिंदे से बड़ा नेता, मराठा कम्युनिटी का नेता कोई नहीं है और इसका पूरा पूरा फायदा वो उठाना चाहता है। आखिर दिल्ली में स्थिति अजीब होती है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अजीब होती है। उनको ऐसा लग रहा है कि आखिर सहयोगी दलों को हम कहाँ कहाँ मुख्यमंत्री पद देते चलें। एक तरफ नीतीश कुमार बिहार में बैठ गए, वहीं दूसरी ओर शिंदे बैठे हुए हैं महाराष्ट्र के भीतर और आगे भी मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं कि सत्ता मिल जाए तो आगे भी मुख्यमंत्री बन के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे तो बीजेपी तो 50 के आंकड़े को भी शायद महाराष्ट्र में न छू पाए और कोई मराठा चेहरा शरद पवार और उद्धव ठाकरे की आंधी के सामने कोई टिक नहीं सकता। तो फिर ऐसे में करे तो करे क्या। शिंदे को नाराज कर नहीं सकते क्योंकि रही सही कसर भी भारतीय जनता पार्टी की वो पूरी हो जाएगी महाराष्ट्र के चुनाव में। और इसी परिस्थिति का फायदा उठा करके अपने चेहरे के ऊपर महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव लड़ाने की कोशिश एक नाथ शिंदे और उनकी शिवसेना पार्टी कर रही है। आखिर चुनाव चिन्ह के मामले में जनता तो चुनाव चिन्ह को उस ढंग को नहीं पहुंचा पाए जनता तक उद्धव ठाकरे जी इस ढंग से। शरद पवार ने अपनी नई पार्टी की चुनाव चिन्ह पहुंचा पाए, लिहाजा मराठा वोटर के पास चुनाव चिन्ह पहुंच गया और इस लोकसभा चुनाव में जो दरदशा हुई और शिंदे गुट के लेकिन नाक बच गई कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के भीतर लोकसभा चुनाव में। कुछ जगह पर टिकट बंटवारे में उद्धव ठाकरे के द्वारा की गई गलती जिससे कि कुछ सीटों का फायदा हो गया शिंदे गुट को। और शिंदे गुट उसको ऐसा लगता है जैसे 7 सीटें जीत करके लोकसभा चुनाव में वो दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में 7 सीट लेकर के आ गए, विधानसभा में भी उनको ठीक ठाक सीट मिल जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री पद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी भी अभी खुल करके कुछ कहने की स्थिति में नहीं है कि वो समर्थन करेगी एक नाथ शिंदे की इस दावे का। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के जो नाम नहीं उजागर करने की जो शर्त कर देते हैं, वो कहते हैं सबसे ज़्यादा सीट तो बीजेपी लड़ेगी महाराष्ट्र में। 160 सीटों पर करीब करीब बीजेपी का दावा है कि बीजेपी लड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा विधायक गठबंधन में उनके ही चुन करके आएंगे, तो फिर गठबंधन का नेतृत्व बीजेपी ही करे। शिंदे गुट का दावा होता है कि वो 100 सीट कम से कम लड़े और लोकसभा की तरह सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बने। और अजित पवार के गुट का दावा होता है कि करीब 70-80 सीट लड़े और इतने सारे सीट का जो बात करें तो 350 आंकड़ा पार करता है, जबकि विधानसभा में 288 सीट है महाराष्ट्र की विधानसभा में। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को अपने डिमांड से पीछे हटना पड़ेगा, शिंदे गुट को भी अपने डिमांड से पीछे हटना होगा और अजित पवार के गुट के एनसीपी को भी कहीं ना कहीं अपने डिमांड से पीछे हटना होगा, तब जाकर के गठबंधन के 288 विधानसभा की सीट महाराष्ट्र की उस पर कोई समायोजन हो सकता है। उस एडजस्टमेंट के भीतर स्वाभाविक सी बात होती है कि स्ट्राइक रेट बेहतर करने लायक दावेदारी रखने की कोशिश अजित पवार भी करेंगे तो शिंदे गुट के लोग भी करेंगे, क्योंकि मराठा जनमानस के बीच सबसे ज़्यादा को भाजन बीजेपी को बनना पड़ रहा है। महाराष्ट्र की जनता के निशाने पे बीजेपी आ रही है, क्योंकि गुवाहाटी मॉडल के स्क्रिप्ट लिखने का पूरा दोषारोपण जो है महाराष्ट्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कर रही है। तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कैलकुलेटेड रिस्क ले रही है कि शिंदे गुट का दावे का खुल करके प्रतिकार नहीं कर रहा है, दूसरी तरफ बीजेपी इस स्थिति में है महाराष्ट्र के भीतर कि कहते हैं ना कि नदी में जब मछली है तब तक नदी को उसको कोई पकड़ पाना थोड़ा एक मुश्किल होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को महाराष्ट्र की सच्चाई पता है। इस सब के बीच सहयोगी दल जब दबाव में हो और जो सरकार चला रहा हो और किसी न किसी कारण से किसी न किसी वजह से अंतिम चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव जो हाल ही में हुआ है उसमें सरकार का नेतृत्व कर रहा दल अपने सहयोगी की तुलना में एक बेहतर परफॉर्म कर करके सामने आया हो तो दावेदारी तो पेश करेगा ही, क्योंकि उसकी दावेदारी के ऊपर ही उसके समर्थक उसके साथ टिके रहे, उद्धव ठाकरे के गुट में न चले जाएं, ये भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो एक राजनीति ये भी है महाराष्ट्र के भीतर कि शिंदे गुट में भगदड़ मचने से भी बचाया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता के बीच विधायक जो गुवाहाटी पहुंचे थे, विधायक जो अजित पवार के साथ गए थे, वो कैसे जा पा रहे हैं, उन विधायकों से बातचीत करने के ऊपर सारी बातें साफ होती है। ईडी की कृपा से बनी हुई महाराष्ट्र की सरकार, तोड़फोड़ की सरकार और महाराष्ट्र की जनता की कृपा से सरकार बनने की जब बात आ रही तो कौन फडणवीस, कौन शिंदे और कौन अजित पवार, कौन उद्धव ठाकरे और कौन शरद पवार, कौन नाना पटोले,
वहां पर सिर्फ और सिर्फ 2.5 वर्षों के दौरान जो कुछ भी हुआ, गुवाहाटी के भीतर जो कुछ हुआ और उसके बाद की परिस्थितियों में जिस प्रकार से एक सहानुभूति लहर पैदा हुई, उस सहानुभूति लहर ने ही काफ़ी हद तक माहौल को भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन यानी महायोगी के खिलाफ खड़ा कर दिया महाराष्ट्र के भीतर। और जब माहौल जब खिलाफ हो महाराष्ट्र में, तो फिर दावेदारी यदि कोई पेश कर रहा है तो दूसरे सहयोगी दल यानी मतलब भाजपा या फिर अजित पवार के गुट मतलब खुल करके उस के विरोध में क्यों आएंगे, क्योंकि जनमत का हकीकत उनको भी पता है और महाराष्ट्र की जनता को भी 2 महीने बाद पता चल जाएगा फिर होता क्या है। देखते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।